हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 3 तक जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितने हैं। एथेन का सूत्र क्या है? C2H6। तो इसके अंदर सहसंयोजक आबंध कितने हैं वो आपको बताना है। तो देखें, हम एथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन के साथ एक आबंध के द्वारा सभी जुड़े होते हैं, सिंगल आबंध के द्वारा। तो ये हो गया C2H6। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल कितने आबंध है? इसके अंदर टोटल 7 सहसंयोजक आबंध है। अब सहसंयोजक आबंध या बंध क्या होते हैं? तो जो सहसंयोजक बंध हैं वो एक अणु के बनने के अंदर भाग लेने वाले जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन की कितनी साझेदारी हो रही है उससे बनता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, जब भी एक अणु के निर्माण होता है तो उसके अंदर कितने परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, ठीक है, और उससे बनता है सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध का ही दूसरा नाम है आणविक बंध। ठीक है, जैसे यहां पर एथेन बना तो यहां पर कार्बन और कार्बन एक आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। तो टोटल यहां पर जो कार्बन है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है? तो 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वो कर रहा है। अतः यहां पर सहसंयोजक आबंध कितने हैं? 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? किसका? ब्यूटेनॉन का। तो देखो पीछे क्या आ रहा है? नॉन शब्द, और नॉन शब्द का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो होता है कीटोन। कौन सा होता है? कीटोन। कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो होता है CO। क्या होता है? CO। ठीक है, ये होता है कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह। फिर बात आती है कार्बोक्सिलिक समूह की, तो इसका जो प्रकारात्मक समूह होता है वो होता है COOH। फिर बात आती है एल्डिहाइड की, इसका प्रकारात्मक समूह होता है CHO। फिर बात आती है अल्कोहल की, तो इसका होता है OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खाना बनाने के लिए जिस ईंधन का उपयोग किया जा रहा है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और इसी वजह से बर्तन की जो निचली तली है वो क्या पड़ रही है? वो काली पड़ रही है। अगला है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यानी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो है आपका मीथेन। इसका सूत्र क्या होता है? CH4। जो हाइड्रोकार्बन है उसको 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल आबंध होता है, एक आबंध होता है। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो 2 आबंध होते हैं या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध होते हैं। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन। कौन सी श्रेणी के? एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध होता है तो उन्हें कहते हैं एल्किन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिआबंध होता है तो इन्हें कहते हैं एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्काइन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो आणविक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्किन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है, और एल्काइन श्रेणी के जो हाइड्रोकार्बन है उनका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, यहां पर n क्या है? n कार्बन की संख्या है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करता है, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। फिर अम्लराज क्या होता है? जिसे हम एक्वा रेजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया, या जिसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है? इसमें HCl और HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों 3:1 में मिले होते हैं। और यह एक विशेष प्रकार का विलेन होता है जिसका उपयोग आभूषणों को गलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन का मतलब है कि जो केवल किसी के साथ केवल सिंगल आबंध बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, इसके अलावा आयोडो, ये वे यौगिक होते हैं जो कार्बन के साथ सदैव एक आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है। अगला, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03%। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे कि कार्बन की भूपर्पटी के अंदर कितनी मात्रा है, भूपर्पटी का मतलब है कि भूमि के अंदर खनिजों के रूप में कितनी मात्रा है, तो वो है 0.02%। ये आपको याद रखना है। फिर बात करें वायुमंडल के अंदर, तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितनी है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%। फिर ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 21%। ठीक है। फिर ऑर्गन कितनी है? AR, ऑर्गन का सूत्र क्या होता है? AR। ठीक है। ऑर्गन आपकी कितनी है? तो वो होती है आपकी 0.93%। फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। और जो अन्य गैसें हैं, अन्य बाकी जो भी है वो क्या है? अन्य गैसें हैं, लगभग 0.001 से भी कम होती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, ओजोन, ये सारी गैसें शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। अगला, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था COOH। कौन सा? COOH। CSO किसका होता है? ये होता है आपके एल्डिहाइड का। CO किसका होता है? कीटोन का। ठीक है। और NH2 किसका होता है? अमोनियम का। आगे बढ़ते हैं। एथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, एथिलीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में दो आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें से दोनों आबंध कैसे होते हैं? दोनों आबंध होते हैं आपके सिग्मा आबंध। कौन से आबंध होते हैं? सिग्मा आबंध होते हैं एथिलीन के अंदर। ठीक है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? तो एथिलीन देखो C2H2। ठीक है। इसका सूत्र होता है एथिलीन का। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में दी आबंध, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 2 3 4, तो C2H4 होता है। ठीक है। C2 2 3 और 4, C2H4, ये किसका होता है? एथिलीन का सूत्र। आगे एथेन, एथेन में सबसे पहले ही बात कर चुके हैं, C2H6। तो कितने आबंध होते हैं? इसके बीच में 7 आबंध होते हैं। कार्बन और कार्बन देखो एथेन है, N समूह है, यानी कि ये एल्केन समूह है। और एल्केन समूह के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और बाकी जगह क्या भर दो? हाइड्रोजन भर दो। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 7 आबंध हो गए। अगला, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह है एल्केन श्रेणी का। एल्किन का कितना होता है? CnH2n। और एल्काइन श्रेणी का कितना होता है? CnH2n-2। ठीक है। अगला, नीला थोथा जिसे हम तूतिया भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। अगर आपको पूछे हरा थोथा, ये नीला थोथा का है, हरा थोथा का अगर पूछे तो वो सूत्र होता है Fe2SO4 3। ये होता है हरे थोथे का। और नीले थोथे का होता है CuSO4 5H2O। अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो देखो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक के अंदर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, यानी 2 और 5। तो इसका अगर बाहरी कोष पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। अतः नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं। ठीक। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। ठीक है। फिर अगर आपको पूछे जिप्सम का तो वो होता है CaSO4 2H2O। फिर पूछे अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का
तो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। फिर पूछे अगर विरंजक चूर्ण का तो CaOCl2, ठीक है। ये है आपके कुछ प्रमुख सूत्र। फिर पूछे बेकिंग सोडा का तो CaOH2, ठीक। ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं। अगला चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो वो है C12H22O11। ये किसका है, ये है आपके ग्लूकोज का, ठीक है। और ये आपके किसका है, ये है आपके एसिटिक अम्ल का, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। और CH3CHO, ये जो होगा ये होगा आपके एथिल अल्कोहल का, किसका होगा, एथिल अल्कोहल का, ठीक। अगला सोडियम कार्बोनेट, इसका अणुसूत्र क्या है, तो Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये किसका होता है, ये होता है धोने के सोडे का, या जिसे हम कहते हैं धावन सोडा। और ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और ये है आपका सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनिल समूह को किससे दर्शाते हैं, तो जो आपका कार्बोनिल समूह होता है उसको दर्शाते हैं CO के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोनिल समूह को CO के द्वारा दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था C2H5OH। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक का मतलब है कि जो एक वलयनुमा संरचना बनाते हैं, यानी कुछ इस तरह की संरचना बनाते हैं, ये इस तरह की, ये क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वो कौन सा है, C6H6, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो 3 आबंध किसमें होंगे, C3H4 के अंदर। कितने आबंध होंगे, 3 आबंध होंगे यहां पर C3H4 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी है। समावयवी का मतलब है जिसकी संरचना एक समान होती है, तो वो है आपका ये वाला C2H5OH और CH3OCH3। ये क्या है, समावयवी है, यानी इनके अंदर जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है, समान है। कैसे, देखो कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने 6 हैं, इधर भी 6 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। तो ये कैसे हैं, ये समान अवयवी, यानी इनके जो अंदर जो अवयव है वो कैसे हैं, समान है। अगला एथेनॉल का क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो वो होता है OH। फिर निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो वो है आपका CH4। बाकी क्या है, बाकी सब आयनिक यौगिक है, क्योंकि ये Na+Cl-, ये Ca2+ और ये है Cl2-, और ये क्या है Na2 और O2+, ठीक है, सॉरी Na2+ और O2-, ये सब तीनों क्या है, ये सब आयनिक यौगिक है, और ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। अगला COOH, ये कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह का ये प्रतीक है। अगला CHO, कौन से क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो ये कहते हैं एल्डिहाइड को, ठीक है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत है, तो कितना है 0.02%, लेकिन अगर वायुमंडल कहता तो कितना है 0.03%। अगला भूपर्पटी और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है, तो सबसे कम मात्रा के अंदर भूपर्पटी और वायुमंडल में उपस्थित है वो है आपका कार्बन, जो कि भूपर्पटी के अंदर 0.02% और वायुमंडल में 0.03%, ठीक है। अगला आयनिक यौगिकों के अंदर कौन से गुण द्रव होते हैं, उच्च गलनांक होता है, सही बात है, उच्च क्वथनांक होता है, सही बात है। देखो गलनांक क्या होता है, गलनांक का होता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदलता है, द्रव में बदलता है। और क्वथनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें बदलता है, गैस यानी कि वाष्प में बदलता है। अगला विलयन और गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, सही बात है। आयनिक यौगिक होते हैं वो विलयन या गलित या द्रवित अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं। तो उपरोक्त सभी ये सभी विशेषता किसकी है, आयनिक यौगिकों की विशेषता है, जिसमें दो अलग अलग आयन मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे Na+
और Cl माइनस, ये दो अलग अलग आयन है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन, और दोनों मिलके एक आयनिक यौगिक बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका गलनांक भी उच्च होगा, कवचनांक भी उच्च होगा, साथ ही साथ ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन भी करेगा। अगला, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अगला, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 6। तो 2 और 4, तो इसके बाहरी जो कोष्ठक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, क्लोरोफॉर्म CHCl3 का गलनांक और कवचनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लोगों को या जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। किसके करने के लिए? बेहोश करने के लिए। तो इसका जो गलनांक और कवचनांक है वो होता है 209, इसका तो गलनांक होता है, और 334 इसका क्या होता है? कवचनांक होता है। अगला है एसिटिक अम्ल CH3COOH का गलनांक और कवचनांक कितना होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो गलनांक है वो होता है 290, और जो कवचनांक है वो कितना होता है? 391 होता है। ठीक। अगला, अधिकांश कार्बन यौगिक के अच्छे विद्युत चालक न होने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिकांश जो कार्बन यौगिक है वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता, सही बात है। यौगिकों का आबंध से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती, सही बात है। और यौगिका का गलनांक और कवचनांक यौगिकों के गलनांक और कवचनांक की अपेक्षा कम होता है, तो ये कारण भी जिम्मेदार है। तो ये सभी क्या है? ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। इसकी वजह से जो कार्बन यौगिक है वो अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। इनके पीछे ये वजह है। हाइड्रोजन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप सब जानते होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन की परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है? 17 है। 2, 8 और 7, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, इसी वजह से Cl माइनस होता है, यानी ये अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के परमाणु के L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, यानी 2 और 6, तो बाहरी कोष में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2- होती है। अगला, ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए यह किससे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? तो ये किससे करता है? ये ऑक्सीजन से ही करता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो 2 इलेक्ट्रॉनों की। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7 है। 2 और 5, और इसके बाहरी कोष को पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। जल किसके आबंध या संयोजकता को दर्शाता है? तो जल के अंदर 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। CNG, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका प्रमुख घटन कौन सा है? इसका प्रमुख घटन है आपका मीथेन गैस, CH4। अगला, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? आप सब जानते होंगे, हीरा, फुलरिन और ग्रेफाइट, ये तीनों ही कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। संसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होता है वो कहलाता है आपका संसंयोजी आबंध। ब्यूटेन का उच्च समजात क्या है? तो ब्यूटेन का जो उच्च समजात है वो होता है पेंटेन। ठीक है, ब्यूटेन के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, लेकिन पेंटेन के अंदर कितनी होती है? 5 होती है, अतः ये इसका क्या है? उच्च समजात है। उच्च समजात का मतलब है इसका अगला यौगिक है। एल्केन श्रेणी का अगला यौगिक है जिसमें कार्बन की संख्या कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। अगला, अपमार्जक सामान्य होते हैं। तो अपमार्जक सामान्य होते हैं RSO4Na, मतलब लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला वाले अमोनियम या फिर सल्फोनेट क्या होते हैं? लवण होते हैं अपमार्जक। ठीक है। अगला, कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होता है ग्रेफाइट, और इसकी वजह से ग्रेफाइट में क्या होता है? विद्युत का चालन हो पाता है।
अगला, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद क्या होता है? तो वो होता है ग्लिसरॉल। तो साबुन के जो अणु है वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के या तो सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसके अगर हम निर्माण की विक्रिया देखें तो ये निर्माण की विक्रिया यहां पर दी हुई है। ये एस्टर है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूहों की लंबी श्रृंखला और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया कराई गई है। तो किसका निर्माण होता है? ग्लिसरॉल का और साबुन का निर्माण होता है। यह आपको अभिक्रिया अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत और क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।